मीटिंग रूम का माहौल बेहद तनावपूर्ण था, मानो हवा का दबाव किसी भी पल में टूटने वाला हो। फ्लोरोसेंट लाइट्स चेहरों पर पड़ रही थीं, जिन पर नर्वस मुस्कान और चोरी छिपे नजरें साफ दिख रही थीं। मैं आशा शर्मा हर हरकत को ठंडे दिमाग से देख रही थी। 36 साल की उम्र में ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के सालों के अनुभव के बाद भी मुझे पता था कि इस पुरुष प्रधान माहौल में मेरा पदनाम कुछ नहीं है, और ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी। रिकेश वर्मा मेरे सीधे बॉस और पुराने दोस्त आत्मविश्वास से भरे हुए आगे खड़े थे, डेटा को घुमा फिराकर उस उम्मीदवार के पक्ष में पेश कर रहे थे जिसके पास मेरे 10वें हिस्से के भी कौशल नहीं थे। वे संभावना, पोटेंशियल और विकास क्रेसिमेंटो की बात कर रहे थे, लेकिन असल में मुझे सिर्फ उनका अपना पद बचाने का खेल दिख रहा था। खेल छेड़ा जा रहा था और मैं शतरंज के बोर्ड पर एक अनदेखी मोहरे की तरह महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी तरफ रुख किया, मुझे एक ऐसी उम्मीद से देखा जिससे माहौल का तनाव और बढ़ गया। आशा, आपको हमारे पेश किए गए आंकड़ों के बारे में क्या लगता है? उनका सवाल खामोश कमरे में गूंजता हुआ लगा। मेरे मन में एक आवाज चिल्ला रही थी, वे भूल गए हैं कि मैं सिर्फ एक आकृति नहीं हूं, मैं बदलाव हूं। वे भूल गए हैं कि मैं सिर्फ एक आकृति नहीं हूं, मैं बदलाव हूं। लेकिन शब्द गले में अटक गए। इसके बजाय मैंने बस थोड़ा सा सिर हिलाया, एक ऐसा बचकाना इशारा जिससे मेरे अंदर उठ रहे तूफान को छुपाया जा सका। जैसे जैसे उनकी बातें गूंजती रहीं, मैं स्क्रीन पर दिखाए जा रहे प्रोजेक्शन का विश्लेषण कर रही थी। आंकड़े मेल नहीं खा रहे थे, रुझान टेढ़े मेढ़े थे। हर बदलाव सूचनाओं में हेरफेर वास्तविकताओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करने को दर्शा रहा था। रिकेश असली और नकली आंकड़ों को मिला रहे थे, एक ऐसी तकनीक जिसे उन्होंने अपनी काबिलियत का नाम दे दिया था। मेरी नज़र उन पर टिक गई। मैंने देखा कि वे कितने शांत दिख रहे थे, मानो वे एक ऐसा खेल खेल रहे हों जिसमें पत्ते पहले से ही चिह्नित हों। जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ती गई, मेरे शरीर में गुस्से की आग धधकती गई। यह सिर्फ पदोन्नति का झगड़ा नहीं था, यह एक ऐसे सिस्टम में सच्चाई के लिए लड़ाई थी जो असमानता पर पलता था। मुझे हमेशा से पता था कि सत्ता का भ्रष्टाचार केवल शक्तिशाली लोगों के कामों में ही नहीं, बल्कि उन लोगों की निष्क्रियता में भी छिपा होता है जो उसे चुनौती दे सकते हैं। सच्चाई को फिर से हासिल करना मेरा हथियार होगा। आखिरकार मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन तनाव बना रहा। मेरी पीठ पर एक साया बनकर मेरे ऑफिस तक चलता रहा। मेरा दिमाग समाधानों और रणनीतियों से भरा हुआ था। मुझे काम करने की जरूरत थी, और जल्दी। रिकेश के छल को बेनकाब करने की योजना कोई ढीली ढाली बात नहीं हो सकती थी। ये व्यवस्थित और अच्छी तरह से संरचित होनी चाहिए थी। मुझे पता था कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में मेरी क्षमताएं यहां मौजूद विकृतियों को उजागर करने के लिए आवश्यक होंगी। वह वाक्य जो मुझे प्रेरित करता था मेरे दिमाग में गूंज रहा था, वे भूल गए हैं कि मैं सिर्फ एक आकृति नहीं हूं, मैं बदलाव हूं। यह कार्रवाई का आह्वान था। जैसे ही मैं आगे का रास्ता बनाने की तैयारी कर रही थी, मैं न्याय के लिए लड़ने की प्रतिबद्धता को मजबूत कर रही थी, न केवल अपने लिए बल्कि उस दुनिया में दबी हुई सभी आवाज़ों के लिए जो अभी भी महिला शक्ति को पहचानना नहीं सीखा था। आखिरकार मुझे सिर्फ पदोन्नति नहीं चाहिए थी, बल्कि उस अंतर्निहित ढांचे को बदलना था जो वास्तविक विविधता और समानता में बाधा डालता था। समय आ गया था सच्चाई को सामने लाने का। उस मिशन से शुरू करते हुए जो मेरे दिमाग में बन रहा था, कल की मीटिंग के बाद जो भारी खामोशी छा गई थी, वह अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। रिकेश का हर शब्द एक दर्दनाक झूठ की तरह गूंज रहा था। मेरे सीने में विश्वासघात की भावना भर रहा था। जिस आदमी को मैं अपना दोस्त समझती थी, उसकी छवि बिगड़ रही थी। ईर्ष्या और डर से बनी एक कड़वी सूरत सामने आ रही थी। मैं इतनी भोली कैसे हो सकती थी? हमारी दोस्ती एक ऐसा खेल लग रहा था जिसमें मैंने कभी कोई भूमिका नहीं निभाई। मैं किसी ऐसे व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकती थी जो हमेशा आगे आकर अपने मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी विश्वासघात की चालों को छिपाता था।
उन पलों को याद करना मुश्किल नहीं था जिन्होंने इस रिश्ते की नींव रखी थी। यादें मेरे दिमाग में आ रही थीं। पहली बड़ी प्रस्तुति, जिसमें मैंने एक कॉन्फ्रेंस में एक साहसिक परियोजना की वकालत की थी। सभी कार्यकारी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। रिकेश मेरे साथ था, मुझे जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। आशा, तुम चमकने के लिए पैदा हुई हो। आशा, तुम चमकने के लिए पैदा हुई हो, उसने उस समय मुझसे कहा था और मैं मान गई थी। ये पहली बार था जब मुझे लगा था कि मैंने कुछ अलग किया है, कि मेरी आवाज़ वास्तव में हमारे कॉरपोरेट माहौल में व्याप्त पूर्वाग्रह की अभेद्य दीवारों को पार कर सकती है। पहले कुछ वर्षों में वह वास्तव में सफलता का मार्ग बनता दिख रहा था। उसने उन सुझावों को साझा किया जो उसके लिए काम कर चुके थे। अन्य कार्यकारी अधिकारियों के प्रतिरोध का सामना करने के तरीके के बारे में सलाह दी। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास हुआ कि उन पलों को उसकी बेवफाई की सूक्ष्मता ने ग्रहण कर लिया था। जब वह मुझे एक सीढ़ी चढ़ने में मदद कर रहा था, तो वह चुपके से मुझे आगे की सीढ़ियां चढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरे सामर्थ्य पर जो प्रकाश डाला था, वह मेरी पर ही छाया भी बन गया था। समय के साथ अन्य गतिशीलताएं भी सामने आने लगीं। सोफिया मेहता, एक सहकर्मी जो हमेशा हाशिए पर रही, लेकिन मेरे कौशल के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां भी करती रहीं। वह टीम के लिए बेबाक टिप्पणियां फुसफुसाती थी, जैसे कि मेरे विचार और योगदान पहले से मौजूद किसी चीज की नकल थे। अरे आशा, तुम ये सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम खुद को अलग दिखाना चाहती हो, है ना? अरे आशा, तुम ये सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम खुद को अलग दिखाना चाहती हो, है ना? वह मजाकिया लहजे में कहती थी, लेकिन उसका इरादा साफ था। मुझे कमतर आंकना, मुझे एक रूढ़िवादी बना देना। उस समय मैंने उसे अनदेखा करना चुना, यह सोचकर कि मेरे आसपास की आलोचनात्मक आवाज़ों को शांत करने के लिए परिणाम प्राप्त करना ही काफ़ी होगा। लेकिन जैसे जैसे कंपनी में तनाव बढ़ता गया, सोफिया की उदासीनता यथास्थिति की स्वीकृति में बदल गई। मुझे एहसास हुआ कि बहुत से लोग नवाचार की तलाश में मेरा समर्थन करने के बजाय उसकी सावधानीपूर्वक आलोचना में उसका साथ देना पसंद करते थे। उनके लिए पुराने खेल को बनाए रखना जरूरी, बदलावों के लिए लड़ने से ज्यादा आसान था। विविधता को बढ़ावा देने का विचार अब एक दूर की याद बन गया था, एक ऐसी नीति जिसे हमें अपनाने के लिए सिखाया गया था, लेकिन जिसका पालन नहीं किया गया था। हिंदिया आलियार ब्लॉक 2। परिवर्तन का संकल्प इन यादों से जूझते हुए मैंने उन सभी प्रस्तावों पर विचार किया जो मैंने बैठकों में तैयार किए थे। वे समावेशी नीतियां जो कंपनी की कहानी बदल सकती थीं। दुर्भाग्य से उन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता था। उन नेताओं द्वारा अनदेखा किया जाता था जो बेहतर भविष्य के बदले अपनी स्थिति को जोखिम में डालने से डरते थे। और अब रिकेश को उन आंकड़ों में हेराफेरी करते हुए देखकर, जिनकी समीक्षा करने के लिए उसने हमेशा खुद को प्रतिबद्ध किया था, मुझे एहसास हुआ कि मैं उस सभी ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने के लिए तैयार थी जो मैंने समय के साथ अर्जित किया था। इस सब पर विचार करते हुए एक नया दृढ़ संकल्प मुझे भरने लगा। जो निराशा के रूप में स्थापित हुआ था, वह अब एक शक्तिशाली ईंधन में बदल गया था। मैं अब रिकेश को अपना भाग्य तय नहीं करने दूंगी और न ही सोफिया मेरी क्षमता पर सवाल उठाती रहेगी। कहानी को फिर से लिखने और सभी निराशाओं को एक स्पष्ट और परिवर्तन उन्मुख दिशा में एकत्रित करने का समय आ गया था। पूर्वाग्रहों और धोखे से चिह्नित कॉरपोरेट माहौल की वास्तविकता अपरिवर्तित नहीं रह सकती थी। मैं एक परिवर्तनकारी एजेंट बनूंगी, हाशिए पर एक आकृति से कहीं अधिक, आखिरकार काम करने के लिए तैयार। उस दिन मैं एक नोटबुक लेकर बैठी और अपने अगले कदमों के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करने लगी। उभरने वाला प्रत्येक विचार एक बड़े उद्देश्य से मजबूत हुआ था, न केवल अपने स्थान की रक्षा करना, बल्कि उस संरचना को उलट देना जो अन्याय को बनाए रखती थी। अगर रिकेश सच्चाई की कीमत पर सत्ता बनाए रखना चाहता था, तो उसे मेरे अंदर से उभरने वाले प्रतिरोध का सामना करना होगा। मेरे परिवर्तन की नींव पहले ही स्थापित हो रही थी। मैं वह सब प्रकट करने के लिए तैयार थी जो मैंने सीखा था और मैं क्या कर सकती हूँ, और साथ ही सोफिया को न केवल आलोचना बल्कि उसके अपने अहंकार का एक टुकड़ा भी लौटाना चाहती।
थी। रेखाएं खींची जा रही थीं और एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी। विडंबना ये है कि वह जहरीला माहौल भी मेरा युद्ध का मैदान बन गया था। पत्ते मेज पर थे और मैं उन्हें कुशलता और सटीकता से खेलने के लिए दृढ़ थी। ब्लॉक 3 प्रारंभिक खोज जांच निराशाजनक। बैठक के बाद के दिनों में मैंने निदेशक मंडल के हालिया फैसलों की एक व्यवस्थित जांच में खुद को डुबो दिया। कंपनी में माहौल साजिशों का एक घना जाल बन गया था और मेरा मिशन था इस गांठ को एक एक करके खोलना। सुबह के शुरुआती घंटे सबसे अधिक उत्पादक थे। कार्यालय खाली था और मैं जमा हुए दस्तावेजों की समीक्षा करने के लिए शांति का उपयोग करती थी। रिपोर्ट और बैठक के कार्यवृत्त मेज पर एक पहेली की तरह फैले हुए थे, जिसका इंतजार था कि उसे जोड़ा जाए। एक सुबह मेरे इनबॉक्स में एक अलर्ट ने मेरा ध्यान खींचा। यह आईटी विभाग के एक सहकर्मी प्रेम से एक संदेश था। हमें बात करने की जरूरत है। मेरे पास पिछली परियोजना के बारे में जानकारी है जो आपको दिलचस्प लग सकती है। जिज्ञासा ने मुझे घेर लिया और हिचकिचाहट के बावजूद मैंने तय किया कि एक मुलाकात एक मूल्यवान कदम हो सकती है। कैफेटेरिया में जाते हुए मैंने भीड़ में प्रेम को ढूंढा। ताज़ी कॉफी की खुशबू हवा में भर गई थी जब मैंने उसे स्पष्ट रूप से चिंतित देखा। उसे मेरे साथ बैठने के लिए आमंत्रित करते हुए मैंने उसकी बेचैनी के प्रति सहानुभूति दिखाई। जैसे ही हम बातचीत करने लगे, उसने रिकेश द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन के आंख दड्डाहों में देखे गए विसंगतियों के बारे में बढ़ती चिंता का खुलासा किया। आंख दे हेरफेर किए गए प्रतीत होते हैं आशा, और बैठकों के आसपास हमेशा बद्दाहट होती रहती है, उसने कहा। अपनी आवाज धीमी थी, यह जानते हुए कि वह उजागर हो रहा है। उसके द्वारा साझा किए गए प्रत्येक शब्द के साथ मेरा दृढ़ संकल्प मजबूत होता गया। प्रेम ने उल्लेख किया कि रिकेश कुछ बैठकों में घबराया हुआ लग रहा था, जैसे कि उसे डर था कि सच्चाई का पता चल जाएगा। रिकेश की ओर से हेरफेर की संभावना ठीक वही हो सकती थी जिसकी मुझे अपनी रक्षा के लिए जरूरत थी। जब प्रेम ने सुझाव दिया कि मैं पिछली रिपोर्टों तक पहुंचूं, तो तात्कालिकता बढ़ गई। उसने उल्लेख किया कि वह सिस्टम तक पहुंच स्थापित करने में मदद कर सकता है, और मुझे एहसास हुआ कि यह आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। अपने कार्यालय में वापस जाते हुए मैंने गहरी सांस ली और एड्रेनालाइन को बहने दिया। मुझे काम करने की जरूरत थी। मैंने पिछली चर्चाओं और उच्च प्रबंधन के फैसलों की जांच करने के लिए एक योजना बनाना शुरू कर दिया। यह समझने के लिए दृढ़ थी कि आंखों में हेरफेर कहाँ तक गया था। प्रत्येक चार्ट और आंखों की प्रत्येक पंक्ति मेरे विश्लेषण में आवश्यक हो गई, जबकि मैं असंगतियों और विरोधाभासों की तलाश में थी। जैसे जैसे मैंने विश्लेषण किया, समय तेज होने लगा। मुझे एहसास हुआ कि रिकेश द्वारा प्रस्तुत आंखों के नीचे जालसाजी का एक नेटवर्क था, जिसने न केवल मेरी परियोजना को बल्कि पूरी टीम के प्रदर्शन को भी प्रभावित किया था। प्रत्येक खोज के साथ मैं और अधिक आश्वस्त होती गई। एक विस्तृत डोजियर तैयार करने का विचार आया। साक्ष्यों का यह संग्रह न केवल आंखों में हेरफेर का रिकॉर्ड बनेगा, बल्कि न्याय के लिए मेरी लड़ाई का आधार भी बनेगा। आगामी दिनों में मैंने और भी गहराई से खोज की। मैंने विश्लेषणों को गहरा किया, आंतरिक प्रणाली से जानकारी निकाली और प्राप्त आंकड़ों की तुलना उससे की जो उजागर किया गया था। प्रत्येक विवरण एक पहेली के टुकड़े की तरह फिट बैठता था, जिससे एक बड़ी तस्वीर सामने आती थी। बनना शुरू हुआ डोजियर सिर्फ एक दस्तावेज से ज्यादा था। यह हमारे संगठन में व्याप्त अन्याय के खिलाफ एक घोषणा पत्र था। अंत में दबाव बढ़ता गया और मुझे लगा कि काम करने का समय आ गया है। डोजियर को न केवल सबूत प्रस्तुत करने चाहिए थे, इसे यह भी दिखाना चाहिए था कि रिकेश के हेरफेर ने संगठन को समग्र रूप से कैसे प्रभावित किया, उस वास्तविक प्रगति को चुनौती दी जिसके हम सभी हकदार थे। ये सामग्री आने वाली प्रस्तुति में मेरा ट्रम्प कार्ड बन जाएगी, जहां मैं न केवल रिकेश बल्कि उस प्रणाली का सामना करूंगी जो दमन को बनाए रखती थी। जब मैंने अंतिम नोट्स टाइप किए तो मेरे आसपास के स्थान पर डर और सशक्तिकरण का मिश्रण भर गया। जो पहले एक अंधेरा भूल भुलैया था,
वह अब सच्चाई के प्रकाश से जगमगा रहा था। अपने हथियार उठाने और जो कुछ मैंने खोजा था उसे सामने लाने का समय आ गया था। परिवर्तन चल रहा था और एक साथ प्रेम और मैं उस सच्चाई को उजागर करने वाले थे जिसे कई छिपाने की कोशिश कर रहे थे। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ थी कि न्याय कायम रहे और मैं रिकेश के विश्वासघात और सोफिया की उदासीनता को अपना भाग्य निर्धारित नहीं करने दूंगी। पत्ते मेज पर थे और मैं उन्हें सटीकता से खेलने के लिए तैयार थी। फाइल लगभग पूरी हो चुकी थी। हर नई खोज मुझे एड्रेनालाइन का झटका देती और मुझे एक नया तत्कालता का एहसास कराती। अंतिम निष्कर्ष आखिरकार जम रहे थे। अब मुझे जांच को गहराई से करना था और जो बाकी था उसे इकट्ठा करना था। मेरी प्रस्तुति में अंतिम स्पर्श निर्णायक होगा। रिकेश ने न केवल मेरी परियोजना को समझौता किया था बल्कि पूरी टीम की अखंडता को भी समझौता किया था। जिस चीज तक मेरी पहुंच थी वह तो बस हिमशैल की नोक हो सकती थी। एक सुबह जब मेरे कार्यालय की खिड़की से धूप आ रही थी, मानो मेरे उलझे हुए विचारों में स्पष्टता ला रही हो, मैंने फैसला किया कि फिर से काम करने का समय आ गया है। प्रेम और मेरे बीच विश्वास का रिश्ता बन गया था और एक बार फिर मैंने उसे फोन किया। प्रेम, क्या आप मुझे सिस्टम से ज्यादा डेटा एक्सेस करने में मदद कर सकते हैं? मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि रिकेश द्वारा प्रस्तुत डेटा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छूट रही हो सकती है, न केवल हमारी रिपोर्ट में बल्कि उच्च प्रबंधन के संचार में भी। उसने झिझका लेकिन मान गया। हम कंपनी के पास के कैफे में मिले। कॉफी और क्रोइसैन के बीच हमने उन जानकारियों को निकालने के सबसे अच्छे तरीके पर चर्चा की जो समस्या के मूल में थीं। बातचीत के दौरान माहौल हमारी पिछली बातचीतों से कहीं ज्यादा हल्का था, लेकिन हमारे आसपास के माहौल में अभी भी एक स्पष्ट तनाव था। हम दोनों जानते थे कि हम एक ऐसी रेखा पार करने वाले हैं जो अपरिवर्तनीय होगी। प्रेम ने मुझे बताया कि कैसे उन रिपोर्टों तक पहुंचा जाए जो सभी कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से उपलब्ध नहीं थीं। ये दस्तावेज हमारे आंतरिक प्रबंधन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। इनमें ऐसे रिकॉर्ड हैं जिन्हें प्रदर्शन प्रस्तुतियों में समेकित नहीं किया गया है और सभी को पर्दे के पीछे क्या है ये देखने की अनुमति नहीं है, उसने समझाया, जबकि मैं ध्यान से सुन रही थी। एक तेज क्लिक के साथ जानकारी स्क्रीन पर आने लगी। डेटा के हर सेट का विश्लेषण करने पर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे पता चला कि हमारी टीम के आंकड़ों में विशिष्ट हेरफेर के अलावा ऐसे रिकॉर्ड थे जो बताते थे कि कैसे रिकेश लगातार जिन आंकड़ों को प्राथमिकता देता था वे उसकी अपनी परियोजना के लिए अनुकूल थे, जिसकी लाभप्रदता एक ऐसे निवेश से बढ़ रही थी जो परिणामों में परिलक्षित नहीं हो रहा था। प्रेम, ये मेरे विचार से बहुत बड़ा है, मैंने बुदबुदाया, जबकि मैं उस जानकारी की मात्रा को संसाधित कर रही थी जो अब मेरे सामने थी। यह ठोस सबूत था कि रिकेश दोहरा खेल खेल रहा था। उसके द्वारा लिए गए फैसले केवल ग्राफ में एम्बेडेड विकृतियों से कहीं अधिक थे, बल्कि वे टीम के आगे उसकी स्थिति को भी लाभान्वित करते थे, जिससे गंभीर पारदर्शिता की कमी हुई। जो पहले आसान आरोप थे वे अब ऐसे सबूत बन गए थे जिन्हें मैं पेश कर सकती थी। एक पूरी फाइल तैयार करने का समय आ गया था जिसमें न केवल हेरफेर और जालसाजी शामिल होगी बल्कि प्रत्येक विश्वासघाती कार्य हमारे टीम के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता था। मुझ में शक्ति की भावना बढ़ रही थी। हर मिनट यह स्पष्ट होता जा रहा था कि मैं केवल अपनी पहचान के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए लड़ रही हूं जिन्हें अनदेखा और गलत व्यवहार किया गया था। एकत्रित सामग्री और आंकड़ों के साथ मैंने जल्दी से एक तर्क रेखा तैयार की जो सभी साक्ष्यों को जोड़ती थी। इसे निदेशकों के सामने प्रस्तुत करने का विचार मेरे दिमाग में तेजी से स्पष्ट होता जा रहा था। मैं उस रात घर गई, आने वाली घटनाओं की चिंता से बच नहीं पाई। हाथ में पूरी फाइल के साथ बाद के घंटे समीक्षा से भरपूर रहे। प्रस्तुत करने का विचार रिकेश से बदला लेने के बारे में नहीं था, बल्कि एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ने के बारे में था जो कॉरपोरेट संस्कृति में इतना गहराई से समा गया था कि वह एक मानदंड बन गया था। रात जागते हुए स्क्रीन की रोशनी मेरी एकमात्र साथी थी। मैंने प्रस्तुति को अंतिम रूप दिया। न केवल रिकेश बल्कि उन सभी की उदासीनता का सामना करने का दृढ़ विश्वास जो इस स्थिति को होने दे रहे थे।
जीवित रहा। प्रस्तुति की सुबह आ गई और निदेशक मंडल के कमरे का माहौल एक प्रेशर कुकर जैसा था जो फटने वाला था। कार्यकारी वहां थे, लेकिन मैं उन्हें अलग तरह से देख रही थी। वे जो हमेशा एक अलग जगह से आने वाले सच को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वे जिन्होंने चुपचाप रिकेश को पक्षपाती परिणाम दिखाकर सच्चाई पर हावी होने दिया। एक खतरनाक मैदान बनते जा रहे माहौल का एहसास हवा में था, एक युद्ध के मैदान जैसा। मैंने तीखी बनने के लिए खुद को तैयार किया। हर स्लाइड जो गुजरती थी उन सच्चाइयों पर एक स्पष्ट चित्र प्रक्षेपित करती थी जो बहुत समय से छिपी हुई थी। मैंने डेटा, हेरफेर और इसकी टीम पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात की। इन विकृतियों, मैंने जोर देकर कहा, के परिणाम होते हैं, न केवल हमारे परिणामों के लिए बल्कि टीम के मनोबल के लिए, हमारे काम की संस्कृति की अखंडता के लिए। जैसे जैसे शब्द निकलते गए, माहौल में सांस लेना और भी भारी हो गया। विश्लेषण स्पष्ट रूप से दिखाते थे कि कैसे मापदंडों में हेरफेर किया गया था। मैंने देखा कि परिचित चेहरे मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही बातों से पीले और अविश्वास में डूब गए, जबकि वे अपनी ही बड़ी विश्वासघात को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी ही उदासीनता के विस्फोट को देखते हुए। जब मैं समाप्त हुई तो कमरा घने मौन में डूब गया। ऐसा लग रहा था कि हम सभी परिणामों के हिमस्खलन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि मैं यह प्रतीक्षा कर रही थी कि सच्चाई उनके दिमाग में समा जाए। फिर तनाव टूट गया। रिकेश ने हस्तक्षेप किया, स्थिति को उलटने की कोशिश की, लेकिन मैं तैयार थी। वह आग बुझाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन उस समय सच्चाई खुद बोल रही थी। अगर आपको लगता है कि आप इसे दबा सकते हैं, रिकेश, तो आप सच्चाई की शक्ति को कम आंक रहे हैं, मैंने जवाब दिया, उसका सामना करते हुए। निदेशकों के चेहरों पर निगाह बदलने लगी। विवेक जाग रहा था और मैं लड़ने को तैयार थी। यह सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन जिस लड़ाई की मैंने योजना बनाई थी वह हर पल और सच्ची होती जा रही थी। परिवर्तन होने वाला था और मैं वह शक्ति बनने के लिए तैयार थी जो उस उत्पीड़न के खिलाफ नहीं बोलेगी जिसने हमारे स्थान पर राज किया था। सन्नाटा कमरे में सन्नाटा छा गया था। जिस पर मैंने बम की तरह सच फेंका था, उसके वजन से वो टूटने लगा था। एग्जीक्यूटिव्स के चेहरों पर अविश्वास से लेकर बेचैनी तक के भाव दिख रहे थे। माहौल गर्म था, जैसे हर कोई इस बात के नतीजों को समझने की कोशिश कर रहा हो कि अभी अभी क्या हुआ है। मुझे तनाव बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था, एक धीमी जलन जो आग में बदलने वाली थी। रिकेश, ये समझते हुए कि स्थिति का नियंत्रण उसके हाथों से निकल रहा है, ध्यान भटकाने की कोशिश की। आशा, यह एक तोड़ डीएच मरोद्ध वाली कहानी है। डेटा जटिल है और सीमित जानकारी से निष्कर्ष निकालना आसान है, उसने दावा किया। उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी, लेकिन मैं उसे बातचीत को दूसरी तरफ मौत दहने नहीं देना चाहती थी। रिकेश, जटिलता हेरफेर को सही नहीं ठहराती, मैंने जवाब दिया, अपनी नज़रें दृढ़ बनाए हुए। तुमने जो किया वो सिर्फ आंखों को तोड़ मरोधना नहीं था, ये यहाँ मौजूद सभी लोगों के बीच विश्वास को कम करना था। हमारी विश्वसनीयता और एक टीम के रूप में आगे बढ़ने की हमारी क्षमता दांव पर लगी है। मेरे मुंह से निकलने वाला हर वाक्य कमरे की गर्म और तनावपूर्ण हवा को काटता हुआ लग रहा था, और मैंने देखा कि कुछ डायरेक्टर्स की नज़रें उसकी तरफ मुद्द गईं। उसके आत्मविश्वास के मुखौटे के नीचे एक हलचल थी। जब रिकेश उस तूफान से खुद को बचाने के लिए जवाब तैयार करने की कोशिश कर रहा था, मैंने अपने हालिया निष्कर्षों में से एक को पेश करने का मौका लिया। एक क्लिक के साथ मैंने स्क्रीन पर एक चार्ट प्रोजेक्ट किया जो हमारे वास्तविक प्रदर्शन और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रदर्शन के बीच की असमानता को दर्शाता था। यह चार्ट, मैंने शुरू किया, न केवल हेरफेर को बल्कि फर्जी डेटा पर आधारित कई फैसलों को दिखाता है। नेतृत्व ने प्रतिभा की देखभाल करने की अपनी जिम्मेदारी में विफलता दिखाई है और इसके बजाय अविश्वास को बढ़ावा दिया है। कमरे में जो पहले बद्दबद्दाहट थी वो अब समझौते की गूंज बन गई थी। डायरेक्टर्स के जवाब आने लगे, डर और अनिश्चितता की नज़रों से सच्चाई के बचाव की तरफ कूदते हुए। यह अस्वीकार्य है,
मार्केटिंग प्रमुख आशा सिक्का ने आखिरकार निराशा भरी नज़रों से कहा कि उन्हें धोखा दिया गया था। हमें जो हुआ है उसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके परिणाम सतह पर दिखने वाली बातों से कहीं आगे तक हैं। रिकेश अपनी कुर्सी पर घुमा रहा था और मुझे एहसास हुआ कि रूख मेरे पक्ष में बदल रहा है। वह अपनी छवि को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना ज्यादा वह कोशिश करता था उसके खिलाफ उतने ही ज्यादा सबूत जमा होते जाते थे, जैसे उसके रूपक कफन में कीलें ठोंकी जा रही हों। अपने हाथों में आई शक्ति को देखकर मेरा दिल तेजी से ढक रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैंने एक रास्ता रोशन किया है, भ्रष्टाचार का एक जाल दिखाया है जो मुझसे, रिकेश से परे तक फैला हुआ है। दुर्भाग्य से जिन फैसलों को लिया गया उन्होंने न केवल आपके अहंकार को बढ़ाया बल्कि हम सभी को नुकसान पहुंचाया है, जो वास्तव में इस टीम की परवाह करते हैं। मैंने आगे बढ़ते हुए परिणामों का चित्रण किया। हमें गलतियों को सुधारने और टूटे हुए विश्वास को बहाल करने के लिए सक्रिय होना होगा। मेरी आवाज में जोश एग्जीक्यूटिव्स का ध्यान बनाए हुए था और मैं उनके इनकार की स्थिति से चिंतन की स्थिति में बदलाव को महसूस कर सकती थी। एक कार्य योजना के साथ जो जीवन में आने लगी थी, मैंने खुद को यह रेखांकित करते हुए पाया कि हम इसे साथ मिलकर कैसे कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि हम दिए गए डेटा का पूर्ण ऑडिट करें और परिणामों को अगली बैठक में पूरी पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत किया जाए। आइए हम इस स्थिति को उलटने के लिए एक साथ काम करें, न केवल हमारी समावेशी नीतियों के सम्मान में बल्कि यहाँ मौजूद सभी के सम्मान के लिए। मेरी नज़र कमरे में घूम रही थी, समर्थन की तलाश में। समर्थन चुपचाप सिर हिलाने की एक श्रृंखला में आ गया। आइए हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और इस स्थिति को वास्तविक बदलाव के उत्प्रेरक में बदलते हैं। मैंने आगे बढ़ते हुए एक नए भविष्य के विचार को सशक्त किया। हमारे मूल्यों और लक्ष्यों को फिर से जोड़ने का समय आ गया है। इसे एक ऐसा स्थान बनाने का समय आ गया है जहां सभी की आवाज हो और उनकी प्रतिभा का सम्मान हो। कमरे में कंपन होने लगा। स्वीकृति की बद्दबद्दाहट आग की तरह फैल गई। न्याय के लिए मेरी लड्डहाई का वजन एक डोमिनो प्रभाव में बदल रहा था, जो न केवल मेरे जीवन को बल्कि कंपनी की संस्कृति को भी बदल सकता था। अंत में बैठक अपने चरम पर पहुंच गई। रिकेश, जो पहले एक प्रभावशाली व्यक्ति था, अब सामूहिक दबाव से घिरा हुआ था, जो उसके झूठ के साम्राज्य में गड़दहबद्धी दर्शा रहा था। आशा, आप इसे सिर्फ बिना किसी ठोस सबूत के आरोपों के ढेर के रूप में यहां नहीं फेंक सकती, उसने बचाव के अंतिम प्रयास में कहा, लेकिन कमरे में दृढ़ संकल्प ज्यादा बोल रहा था। रिकेश, सच्चाई ही अब आगे का एकमात्र रास्ता है, मैंने जवाब दिया, जीत का स्वाद छकते हुए। डेटा आपके द्वारा किए गए काम का ठोस प्रमाण है और यह कमरा अब उन वास्तविकताओं का सामना करने को तैयार है जिन्हें अधिकांश लोग बहुत समय से टालते आ रहे हैं। उसी क्षण मुझे आज़ादी की भावना ने भर दिया। परिवर्तन चल रहा था और अब हम जो भी कदम उठा रहे थे वह एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण के विकास के लिए निर्देशित था। हमें फिर से एकजुट होने का समय आ गया था, लेकिन उन बिखरे हुए लोगों की तरह नहीं जो हम थे, बल्कि एकजुट और अपने आसपास के प्रति सचेत होकर। बैठक के आखिरकार समाप्त हो जाने और प्रतिबद्धताओं के किए जाने के साथ एक नई यात्रा शुरू हुई। निदेशक एक एक करके बाहर निकले और उनमें से हर एक के चेहरे अधिक अभिव्यंजक और आत्मविश्वास से भरपूर होते गए। जैसे जैसे वे कमरे से दूर होते गए, जैसे कि हर एक आखिरकार अपनी कमियों का सामना करने और एक अलग भविष्य में योगदान करने के लिए तैयार हो गया था, मुझे संतुष्टि का तीव्र उत्साह महसूस हुआ। आज उत्पीड़न का सामना करने और उस परिवर्तन के लिए लड़ने की भावना जो कई लोग चाहते थे, पिछली किसी भी हार से अधिक मजबूत हो सकती थी। छिपे हुए सत्यों की शक्ति को कम आंकना साहस के माध्यम से प्राप्त एक जीत बन गया था और यह मेरा चमकने का समय था। रिकेश ने मुझे गुस्से भरी निगाहों से देखा, लेकिन साथ ही हलचल में सम्मान का एक स्पर्श भी था। आपने मुझे चौंका दिया, आशा, उसने दांतों के बीच बद्दबद्दाया।
और मैंने एक शांत मुस्कान छोड़ दी। सत्य शक्तिशाली है, और अब यह सत्य वह शक्ति थी जिसने न केवल खेल को बल्कि कंपनी के भविष्य को बदल दिया था। परिवर्तन जो मैं चाहती थी वो चल रहा था, एक यात्रा जो मैं अब अकेले नहीं बल्कि उन सभी के साथ तय करना चाहती थी जो सुने और समझें, जाने के इच्छुक थे। न्याय का रास्ता साफ दिख रहा था और मैं उस पर चलने के लिए तैयार थी। हमारी निर्णायक बैठक के बाद के दिन तीव्र और नए जोश से भरे हुए थे। जिस परिवर्तन की हम इतनी चाह रखते थे उसे एक ही मुलाकात में हासिल नहीं किया जा सकता था। एक समावेशी और पारदर्शी कॉरपोरेट वातावरण का विचार हमारे समिति के प्रत्येक सदस्य में धड़ ढक रहा था और हम सभी परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ थे। हमने जल्द ही डेटा और प्रक्रियाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश स्थापित किए। कंपनी के प्रत्येक विभाग में बैठकें आयोजित की गईं, जहां सभी अपनी राय बिना किसी प्रतिशोध के कह सकते थे। हमने एक गुमनाम प्रतिक्रिया चैनल बनाया, एक सुरक्षित स्थान जहां कर्मचारी अनुचित प्रथाओं की रिपोर्ट कर सकते थे और अपनी चिंताओं को साझा कर सकते थे। ऑडिटोरियम में माहौल उत्सुकता से गूंज रहा था। सभी विभागों के कर्मचारी उन बदलावों के बारे में सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे जिन्हें हम लागू कर रहे थे। आज हम यहाँ एक अलग भविष्य बनाने के लिए हैं, मैंने भीड़ के सामने घोषणा की। हम न केवल संख्याओं में सुधार करना चाहते हैं बल्कि अपने मूल्यों को अपनी प्रथाओं के साथ जोड़ना भी चाहते हैं। ये कथन सभी उपस्थित लोगों के साथ गूंजता हुआ प्रतीत होता था। जैसे जैसे समिति आगे बढ़ती गई, रिकेश के आसपास तनाव बढ़ता गया। वह एक बेचैन दर्शक बन गया, हमारे प्रयासों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वह पर्दे के पीछे खुद को संगठित कर रहा था। एक सहकर्मी ने मुझे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलने की उसकी कोशिशों के बारे में चेतावनी दी, प्रभाव को वापस पाने और समिति की प्रभावशीलता पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने इस जानकारी को समूह को बताया। रिकेश आसानी से पीछे नहीं हटेगा, मैंने चेतावनी दी। हमें सक्रिय रहने और सभी को दिखाने की जरूरत है कि हम बदलाव के प्रति प्रतिबद्ध हैं। साथ मिलकर हमने उन सभी चीजों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए एक कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया जो हमने हासिल की थी, हमारी प्रगति और साझा दृष्टि को उजागर करते हुए। कार्यक्रम की रात ऑडिटोरियम रोशन और ऊर्जा से भरा हुआ था। उत्साह ने मेरा दिल तेज कर दिया। इस जगह में परिवर्तन और एक नई शुरुआत का वादा था। जैसे ही हम प्रस्तुति की तैयारी कर रहे थे, मुझे अपने आसपास की टीम की ताकत का एहसास हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत समिति की उपलब्धियों की प्रस्तुति से हुई। ग्राफ और आंकड़ों के साथ हमने दिखाया कि हमारी पहलों ने टीम को सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित किया है। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो तालियों की गड़गड़ाहट कमरे में गूंज उठी। मैंने अपने साथियों के चेहरे गर्व और अपेक्षा से चमकते हुए देखे, और जैसे ही रिकेश देख रहा था, यह स्पष्ट था कि उसकी शक्ति उसके हाथों से फिसल रही थी। कार्यक्रम के एक हफ्ते बाद काम जारी रहा। प्रतिक्रिया चैनल को विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां मिलनी शुरू हो गईं और पहले चुप रहने वाली आवाजें सुनी जाने लगीं। समिति के सदस्य अब बेहतर ढंग से जुटे हुए थे और अधिक प्रेरित थे, लेकिन मुझे पता था कि मैं कभी आराम नहीं कर सकती। रिकेश की परछाई अभी भी मंडरा रही थी और वह अभी भी कुछ प्रमुख लोगों की बातचीत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। एक दोपहर उसने एक बैठक में हमारी प्रगति की आलोचना करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि हम एक आदर्शवादी दृष्टिकोण के पक्ष में वित्तीय परिणामों से ध्यान भटका रहे हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, हवा में तनाव फैल रहा था और मुझे लगा कि पिछले कुछ हफ्तों में प्रोत्साहन और समर्थन ने उसकी प्रगति को उलटने के प्रयासों के खिलाफ बचाव खड़ा कर दिया था। रिकेश ने जारी रखा, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे प्रयास ठोस वित्तीय परिणामों में तब्दील हों, न कि केवल समावेशिता पर बातचीत। माहौल अनिश्चितता से भरा हुआ था और कुछ चेहरों पर प्रतिरोध ने मुझे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। रिकेश, मैंने कहा, मेरी आवाज दृढ़ थी। जिस सांस्कृतिक परिवर्तन को हम बढ़ावा दे रहे हैं वह कोई विकर्षण नहीं है, यह हमारी दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। इस वास्तविकता को नजरअंदाज करना
उसी विषाक्त संस्कृति को कायम रखना है जिसने हमें पहले ही नुकसान पहुंचाया है। कमरा शांत हो गया और मेरा बयान निश्चितता और अनिश्चितता के बीच हवा में लटका रहा कि बातचीत कैसे आगे बढ़ सकती है। बैठक लंबी चली और जैसे ही मेरे आसपास की आवाज़ें सच्चाई के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को प्रतिध्वनित करने लगीं, मुझे प्रतिक्रियाओं में धीरे धीरे बदलाव आते हुए दिखाई दिया। हमने जो समर्थन बनाया था वह एक सामान्य लक्ष्य से मजबूत हुआ, अपनी कंपनी को बदलना। समय के साथ कुछ अधिकारियों ने समिति की पहलुओं की प्रशंसा करते हुए और हमारे दिशा की महत्ता को स्वीकार करते हुए अपनी बात रखनी शुरू कर दी। उनमें से एक, जो पहले अनिर्णित था, ने हाथ उठाया। मैं इसका समर्थन करना चाहता हूं। बदलाव जरूरी है और हमें व्यावसायिक संस्कृति के संबंध में साहसी होने की जरूरत है। एक नई कहानी बना रहे थे, यह एहसास हर बैठक में मजबूत होता गया। जैसे जैसे अधिक से अधिक आवाजें इस कारण से जुट ढती गईं, रिकेश अलग थलग महसूस करने लगा और इससे मुझे उम्मीद मिली। हमने न केवल डेटा और परिणाम एकत्रित किए थे, बल्कि एक ऐसी महत्वपूर्ण जनसंख्या भी जुटाई थी जो उत्पीड़न, हेरफेर और उपेक्षा के खिलाफ लड़ने को तैयार थी। समिति की आखिरी बैठक तेजी से नजदीक आ रही थी और अपेक्षा का माहौल स्पष्ट था। हमने जो अंतिम कार्यक्रम योजना बनाया था, वह हमने जो कुछ भी हासिल किया था उसका प्रतिबिंब होगा। कर्मचारियों को उस परिवर्तन से अवगत कराने का समय आ गया था जिसे हम अपना रहे थे और आगे आने वाली चीजों की नींव रखने का समय आ गया था। कार्यक्रम की रात ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। मैंने चारों ओर देखा, ऊर्जा और अपेक्षा को हवा में भरते हुए महसूस किया। प्रस्तुति व्यवस्थित थी। ऐसे पुरुष और महिलाएं थे जो पहले हिचकिचाते थे, लेकिन अब वे खडेड्डे होने और आंदोलन में शामिल होने को तैयार थे। मैंने प्रत्येक उपलब्धि एक अधिक समावेशी और सहयोगी माहौल की दिशा में हर कदम प्रस्तुत किया। आज हम सामूहिक रूप से जो हैं उसका जश्न मनाते हैं और इस यात्रा को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैंने घोषणा की, कमरे की ताकत को महसूस करते हुए जैसे ही तालियां गूंज रही थीं। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो मुझे उपलब्धि की भावना ने भर दिया। जो रास्ता तय किया गया था वह चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि परिवर्तन हो रहा था, न केवल संख्याओं और आंकड़ों में, बल्कि मानवीय संबंधों और ऐसे माहौल में जहां सभी को मूल्यवान और सम्मानित महसूस होता था। हिंदी उत्सव की ऊर्जा अभी भी मुझ में गूंज रही थी। जैसे ही एक नया दिन शुरू हुआ, सूरज मेरे कार्यालय की खिड़कियों से भीतर घुस रहा था, एक भविष्य को रोशन कर रहा था जो वादों से भरा हुआ था। महीनों की लड़ाई और बलिदानों के बाद कंपनी की संस्कृति में परिवर्तन मजबूत होने लगे थे और मुझे लगा कि एक नई वास्तविकता बन रही है। समिति की बैठकें वास्तविक आदान प्रदान और सहयोग के स्थान बन गईं। अविश्वास का माहौल जो पहले कंपनी में व्याप्त था, हर मुलाकात के साथ गायब होता जा रहा था, जिसकी जगह समावेश और विविधता पर खुली बातचीत हो रही थी। कर्मचारी जो पहले चुप रहते थे, अब सक्रिय रूप से अपनी बात रख रहे थे, अपने अनुभवों और चुनौतियों को साझा कर रहे थे। कार्यक्रम के बाद समिति की पहली बैठक में एक पूर्व सहकर्मी लुकास, अब लक्ष्य, आखिरकार हमारे साथ जुड़ने के लिए सहज महसूस किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से ऐसे माहौल में वापस आऊंगा, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। उनके बयान के जवाब में गर्मजोशी से स्वागत ने दिखाया कि हम वास्तव में परिवर्तन के रास्ते पर थे। उन्होंने उन प्रथाओं को दर्शाया जिनका सामना बहुतों ने किया था, और समिति की ओर से स्वीकृति ने कंपनी की संस्कृति को दिए जा रहे पुनर्वास को दिखाया। सब कुछ आशाजनक लग रहा था, लेकिन रिकेश अभी भी मौजूद था। वह और भी अलग थलग होता जा रहा था, हमारे प्रयासों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। एक बैठक में उसने वित्तीय परिणामों पर सवाल उठाए, यह कहते हुए कि परिवर्तनों पर हमारा ध्यान निराधार आदर्शवाद था। कमरा जो पहले डरा हुआ था, अब नई ऊर्जाओं से भरा हुआ था, और मैंने जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं की। रिकेश, हम जो सांस्कृतिक परिवर्तन कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है।
इसे नज़रअंदाज करने का मतलब है एक ऐसी संस्कृति को कायम रखना जो अब काम नहीं करती है, मैंने कहा, आत्मविश्वास से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए। मेरा दिल तेजी से धड़धक रहा था, लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगियों का साथ इस बात का संकेत था कि हम एकजुट थे। आगे के हफ्तों में हमने अपने मूल को मजबूत किया, एक ऐसा आयोजन आयोजित करने का विचार जो हमारी उपलब्धियों का जश्न मनाए और एक सम्मानजनक माहौल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करे, पकने लगा। हर बैठक और भी प्रेरणादायक होती गई और एकता निर्विवाद थी। मंच का दिन आ गया और सभागार खचाखच भरा हुआ था। शुरू करने से पहले मैंने कमरे को देखा, हवा में उत्साह को महसूस किया। मैंने हमारी उपलब्धियों को प्रस्तुत किया, हर कदम एक अधिक समावेशी और सहयोगी स्थान की ओर। आज हम उस शक्ति का जश्न मनाते हैं जो हमें सच्चाई और एकजुटता में मिली है, मैंने घोषणा की, जैसे ही जोशीले तालियां वातावरण को भर गईं। जब मैंने समाप्त किया तो संतुष्टि की तीव्र गर्मी ने मुझे भर दिया। जो पहले एक सपना था, वह अब एक ठोस और मूल्यवान वास्तविकता बन गया था। मूल्यवान वास्तविकता बन गया था। परिवर्तन केवल आंकड़ों के बारे में नहीं था, बल्कि उन मानवीय संबंधों के बारे में था जो हम इस प्रक्रिया में बना रहे थे। रिकेश की दृढ़ निगाह अब हमारे बीच की ऊर्जा के प्रवाह को बाधित नहीं कर सकती थी। वह अब स्पष्ट रूप से एक कम भूमिका में था और मुझे पता था कि हम धीरे धीरे यह परिभाषित कर रहे थे कि वह क्या दर्शाता है। एक अधिक समावेशी भविष्य को बढ़ावा देने की मेरी इच्छा स्पंदित हो रही थी। फिर भी मैं रिकेश की छाया को नज़रअंदाज नहीं कर सकी। वह कम प्रभावशाली हो गया था, लेकिन हमारी नई वास्तविकता को बदनाम करने कि उसके प्रयासों को कम करके नहीं आंका जा सकता था। मुझे एक चेतावनी मिली कि वह वरिष्ठ पदों पर बैठे सहयोगियों के माध्यम से हमारी पहलों को विफल करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए एक योजना की आवश्यकता थी। मैंने फैसला किया कि हमें जल्दी काम करने की ज़रूरत है। मैंने समिति को इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित किया और हवा में तनाव स्पष्ट था। हमें परिवर्तनों का बचाव करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, मैंने घोषणा की। पारदर्शिता आवश्यक है, खासकर अब। आइए हम एक ऐसा समूह बनाएं जो किसी भी तरह के रिवर्स करने के प्रयासों की निगरानी करने और सत्य की आवाज़ बनने के लिए प्रतिबद्ध हो। प्रस्ताव को उत्साह के साथ स्वीकार किया गया और सशक्तिकरण की एक लहर कमरे में फैल गई। सभी ने सतर्क रहने पर सहमति व्यक्त की, ताकि हमने जो संस्कृति बनाई है वह न केवल पल्लवित हो, बल्कि एक स्थायी विरासत बन जाए। मेरे विचार उन सभी परिवर्तनों के इर्द गिर्द घूम रहे थे जो हम कर रहे थे। अधिक समावेशी माहौल वास्तविक होता जा रहा था और अपने प्रत्येक सहयोगी को इस यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए देखकर मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार मुझे पता था कि भले ही रिकेश अभी भी आसपास हो, लेकिन वह उस आंदोलन को नहीं रोक सकता था जिसने बल प्राप्त कर लिया था। आखिरकार परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया थी और हम आगे बढ़ने के लिए दृढ़ थे। जैसे ही मैंने बैठक समाप्त की, एक वाक्यांश मेरे दिमाग में गूंज रहा था। यह उन कई जीतों में से पहली है जो अभी आना बाकी हैं, और मैं केवल एक आकृति नहीं, बल्कि एक अपरिवर्तनीय शक्ति बनूंगी। मैं उन सभी के साथ भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी जो सुने और सम्मानित होना चाहते थे। परिवर्तन आखिरकार गति में था और मैं जो भी कर सकती थी वह आगे बढ़ना था।